हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लगे पड़े होंगे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, राइट? तो हम भी यहाँ आ गए हैं आपके लिए अपना न्यू लेक्चर लेके बच्चे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम, और आप और मैं हम यहाँ मिलकर करते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस, राइट? केमिस्ट्री को बनाते हैं फन एंड इंटरेस्टिंग। कैसे? आखिर कैसे? अपनी डेली लाइफ से सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट और रिलेट करके, ठीक है? तो देखते हैं हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बेटे हमारा चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का, और आज है हमारा लेक्चर 3rd। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? आज हम 3rd लेक्चर ले रहे हैं, तो हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में काफी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करके आए हैं। किसके? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जरा एक बारी क्विकली देख लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं ये देखा। सबसे पहले 118 एलिमेंट्स। कितने हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट्स हैं। हमने क्या किया? हमने इन्हें 2 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, बांट दिया 2 मेन ग्रुप्स में। अब वो दोनों ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? मेटल्स, एंड सेकेंड ग्रुप है हमारा नॉन मेटल्स, राइट? अब कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट एक मेटल है या फिर वो एक नॉन मेटल है? ये क्वेश्चन आएगा हम सभी के दिमाग में, राइट? पता कैसे लगाएंगे कि एलिमेंट मेटल है या फिर नॉन मेटल है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो ये पता लगाने के लिए कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज हैं बच्चे। क्या हैं? कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ एलिमेंट शो करेंगे, तब हम उन्हें कहेंगे कि वो मेटल्स हैं। ओके, इसी तरीके से कुछ खास प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? कुछ एलिमेंट्स की, राइट? उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। तो जब हमें पता चला कि हमने एलिमेंट्स के 2 मेन ग्रुप्स बनाए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद हमें ये सीखना है कि इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चे हमें पता है मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, राइट? हमने वर्ड यूज किया था लस्ट्रस, और इसका मतलब भी समझा था। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी होना, शाइन देना, चमकदार होना, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था सिल्वर एंड गोल्ड, सोने चांदी की हम क्या बनाते हैं? कितनी सारी ज्वेलरी बनाते हैं, राइट? डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाते हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों हम ज्वेलरी पीसेस सोने और चांदी के बनाते हैं? क्यों सोने चांदी के भाव जो है मार्केट में बढ़ते ही जा रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। उसके पीछे का रीजन ये कि ये होते हैं लस्ट्रस, शाइनी, देखने में अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। ओके, देन मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या मैम? ये मतलब होता है बच्चे मेलिएबल का, अगर आप एक एलिमेंट को लेते हैं और उसे बीट करते हैं, क्या करते हैं? उस एलिमेंट की पिटाई करते हैं। किससे करेंगे आखिर पिटाई? हैमर यानी कि हथौड़े से करेंगे। जब आप उस एलिमेंट की पिटाई करते हो ना, अगर वो एलिमेंट पिटाई यानी कि बीट किए जाने पर एक थिन शीट फॉर्म करता है, तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो मेलिएबल है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोना, चांदी जो है इनके कॉइन्स बनाए जाते हैं, राइट। चांदी, सिल्वर की थिन शीट्स अगर आपने देखा होगा तो काफी सारी मिठाइयों के ऊपर भी लगाई जाती है ताकि वो मिठाइयाँ देखने में और भी ज्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव लगने लग जाए और हम उन मिठाइयों की तरफ खींचे चले जाएं, राइट। तो वो भी कैसे बन रहा है? बिकॉज सिल्वर इज ए मेटल और वो क्या है? वो मेलिएबल है, थिन शीट्स बना सकता है। इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम फॉइल को काफी जगह यूज करते हैं, राइट, खाने को पैक करने के लिए, इन दी पैकिंग ऑफ फूड। वो एल्यूमिनियम फॉइल भी क्या है? एल्यूमिनियम मेटल से बनाया गया, क्योंकि एल्यूमिनियम मेलिएबल था, उसके अंदर ये टेंडेंसी थी कि वो पीटे जाने पर, पिटाई किए जाने पर थिन शीट फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी मेटल्स की, दैट मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब हुआ? डक्टाइल का मतलब ये है अगर आपने कोई एलिमेंट ले लिया और उसे आपने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच किए जाने पर वो एलिमेंट टूटा नहीं, बल्कि उस एलिमेंट ने बना दी थिन लॉन्ग वायर्स, लंबी लंबी तारें बना दी, तो वो कहलाएगा एक डक्टाइल सब्सटेंस, डक्टाइल एलिमेंट। और ऐसा कौन शो करते हैं? हमारे मेटल्स, जैसे कि कॉपर वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स बनाई जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, राइट। अब अगर यहाँ तक पहुंचे हैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम और मेटल्स की हम वायर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहीं से ही दूसरी प्रॉपर्टी क्या आई? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। हम जो यूटेंसिल्स, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ? अपनी किचन में। किस लिए यूज करते हैं बर्तन? खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, राइट। कॉपर के भी कई यूटेंसिल्स होते हैं। तो ये सभी यूटेंसिल्स मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन तो बच्चे एक ही है, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, तभी तो हम उन्हें यूटेंसिल्स के रूप में अपनी किचन में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अब इस चीज के पीछे होता है एक रीजन, राइट। कोई भी चीज हो रही है दुनिया के अंदर, लाइफ में आपकी, हमारी, हर चीज के पीछे छुपा होता है कुछ ना कुछ रीजन, राइट। अगर कह रहे हैं हम कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या स्पेशल है इन मेटल्स में कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो देखते हैं बच्चे क्या होता है। देखिए, मेटल्स जो हैं इन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं। क्या है वो नाम? वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम क्यों मेटल्स को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं? कहां से ये वर्ड आया इलेक्ट्रो पॉजिटिव? क्योंकि मेटल्स जो हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, ठीक है। हम क्लास 9th में आप पढ़कर आए हैं कि एक जो एटम है, एलिमेंट किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं, राइट।
हमने पढ़ा है एक एटम बनता है किससे, एक न्यूक्लियस से जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स तो नो चार्ज के साथ होते हैं प्रेजेंट, इसीलिए एटम का जो न्यूक्लियस है वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। अब इस पॉजिटिवली चार्ज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, राइट। ऐसा ही कुछ दिखता है हमारा एटम। ओके, तो हम कह रहे हैं मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन तुम बाहर जाओ, तब हमारे जीवन में चैन और सुकून आएगा, यानी कि स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, राइट। अब ऐसा जब होगा मेटल्स के अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, राइट। तो ये जो मेटल्स हैं इनके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या टेंडेंसी है, क्या कैपेसिटी है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर बन सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से मेटल्स बन जाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये सब हमने मेटल्स के लिए देखा। अब आखिर नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो भी देखते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मेटल्स से ना उल्टी ऑपोजिट रहती हैं। क्या, ना तो ये शाइनी होते हैं, दे आर नॉन लस्ट्रस, कोई शाइन नहीं होती इनमें और ये डल फीके फीके से लगते हैं। देन नॉन मेलिएबल होते हैं, थिन शीट्स फॉर्म नहीं करते और नॉन डक्टाइल होते हैं, ना ही वायर्स फॉर्म कर सकते हैं। होते कैसे हैं आखिर ये नॉन मेटल्स, ये होते हैं ब्रिटल इन नेचर। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ब्रिटल हम किसे कहेंगे, वो सब्सटेंस जो कि या तो बीट किए जाने पर या फिर स्ट्रेच किए जाने पर टूट जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, टूट जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ना तो थिन वायर्स बनाएगा ना ही थिन शीट्स बनाएगा, बल्कि टूट जाता है जब हम उसे हैमर से बीट करते हैं या फिर उसे स्ट्रेच करते हैं। ओके, तो इसीलिए ही इन्हें क्या कहते हैं, ब्रिटल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ब्रिटल इन नेचर। देन नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना तो हीट कंडक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, जिन प्रॉपर्टीज को हम देखते हुए क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को मेटल की क्लास में डालेंगे या फिर नॉन मेटल के अंदर डालेंगे। पर यहाँ पर होता क्या है, एक बड़ी चीज और हमारे सामने आई थी लास्ट लेक्चर के अंदर। वो क्या थी, जहां पे हमने कहा था कि यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो क्या चीजें थी, वो थी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जो हैं
ये जब लाइफ में आती हैं, ये पूरा का पूरा गेम ही बदल कर रख देती हैं, राइट। तो कुछ ऐसी खास एलिमेंट्स भी हैं जो एक्सेप्शंस शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार दोबारा बता दूं, ग्रेफाइट बच्चे, क्या? ग्रेफाइट, राइट। ग्रेफाइट किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ये बनता है कार्बन के एटम से, राइट। हमें पता है कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, ग्रेफाइट कार्बन से बना है, तो यानी कि ओवरऑल ये एक नॉन मेटल है, राइट। हमें ये भी पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। बट हमने जब एक एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस, उसमें हमने क्या किया, एक बैटरी लगाई थी, उससे वायर्स कनेक्ट करके, और हमने क्या किया था, बीच में एक बल्ब लगाया था, और देन वहां से वायर क्रोकोडाइल क्रिप्स के थ्रू हमने किसमें लगाई थी, ग्रेफाइट के अंदर पेंसिल ली थी ना, और उसे दोनों तरफ से शार्पन कर दिया था ताकि दोनों तरफ से ग्रेफाइट लेड में हम क्लिप्स लगा सकें। और जब हमने देखा कि बल्ब तो ग्लो कर रहा है, यानी कि वो जो ग्रेफाइट है जो कार्बन का बना है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, राइट। अब अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो ये तो बन जाता है गुड कंडक्टर, राइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर हम तो यही जानते हैं मैम कि जितने भी नॉन मेटल हैं वो सभी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो मेरा आंसर सिर्फ एक रहेगा कि बच्चे ये एक एक्सेप्शन है, राइट। तो जितने भी एक्सेप्शन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उन सभी को भी अच्छे से याद रखना जरूरी है आपके लिए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस करके आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने किसके ऊपर बात करी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या होती हैं, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की क्या होती हैं। अब हम कहाँ आ गए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें डिस्कस करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं, किस तरीके से मेटल जो है ये रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, राइट। डिफरेंट रिएक्शंस देखते हैं, पढ़ते हैं कैसे होते हैं, क्या किया जाता है उनके अंदर। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। एयर जो हमारे आसपास मौजूद है उसके अंदर क्या है, कौन सा एलिमेंट है जो कि अबंडेंट है, भर भर के है, बताइए। ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन है एयर में, राइट। तो बेसिकली रिएक्शन विद एयर से हमारा मतलब है कि कोई भी मेटल जो है वो एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या करेगा, कंबाइन, पढ़ा था ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, मेटल ऑक्सीजन के साथ बना रहा है मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन कैसे आएगी हमारी, देखिए सीधे शब्दों में हम ऐसे याद कर सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाएगा क्या, मेटल ऑक्साइड बनाएगा।
When copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper 2 oxide, a black oxide. ठीक है, किसकी रिएक्शन बता रहे हैं? कॉपर मेटल की रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. कैसे होगी? कॉपर जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है. अब ये कॉपर 2 ऑक्साइड जो बना, इसकी कुछ खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो ये कॉपर 2 ऑक्साइड बना, ये किस कलर का बनता है? ब्लैक कलर का. ब्लैक कलर कंपाउंड है क्या? कॉपर 2 ऑक्साइड. अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए एक मेटल ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट किया या फिर एयर में रिएक्ट करके एक कोई ऐसा मेटल था जिसने बना दिया ब्लैक कलर का ऑक्साइड, तो बताइए कि वो मेटल कौन सा है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड है, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड. तो मेटल क्या है? कॉपर. ठीक है, कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाएगा, कॉपर 2 ऑक्साइड. सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3. नेक्स्ट चलते हैं. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. क्या है? जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड बने, कैसे बन रहे हैं मेटल ऑक्साइड? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है. तो जो ये मेटल ऑक्साइड बना, ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड है. बेसिक इन नेचर है जनरली. But some metal oxide such as aluminium oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. देखिए, जब हम कह रहे हैं ज्यादातर मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, तो वो क्या करेंगे? बेसिक बिहेवियर दिखाएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट. बट एक केस क्या आता है हमारे पास स्पेशल? सम मेटल ऑक्साइड. कुछ मेटल ऑक्साइड, जैसे कि कौन कौन से हैं वो कुछ मेटल ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, और जिंक ऑक्साइड, ZnO. ये दोनों क्या करते हैं? ये एसिडिक बिहेवियर भी दिखाते हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखाते हैं. क्या करते हैं ये दोनों ऑक्साइड? एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और साथ ही में बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, राइट. मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे तो एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाने की टेंडेंसी रखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये तो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और साथ ही में बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं. Such metal oxide which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide. क्या कहते हैं इन्हें? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. कौन से ऑक्साइड्स? ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होंगे? वो मेटल के ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे, उन्हें हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ये क्या करेंगे? ये ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर भी दिखाते हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखाते हैं. तो ये ऑक्साइड एसिड या फिर बेस जो भी मिल जाए उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं.
एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेसिस। अभी ऊपर एग्जाम्पल में देखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिडिक बिहेवियर भी दिखाता है, साथ में बेसिक बिहेवियर भी दिखाता है। तो अब इसके रिएक्शन देखते हैं कि कैसे ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और साथ ही में बेस के साथ भी कर रहा है। साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये कैसे रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ और बेस के साथ। सबसे पहली रिएक्शन हमने ली है एसिड के साथ, ठीक है। एसिड, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो हमने क्या किया, Al2O3 को रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। बेसिकली रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन हमारी वही न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन हो रही है, क्योंकि Al2O3 यहाँ पे क्या बिहेवियर दिखा रहा है, देखो HCl तो एसिड है, तो यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एक बेस की तरह और बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट और साथ में वाटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ किसके साथ रिएक्शन है, बेस की प्रेजेंस में। अब यहाँ क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसा बिहेवियर दिखाएगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और फॉर्म क्या करेगा, एक सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्ट साथ में H2O वाटर, ठीक है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने रिएक्ट करा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ और बना दिया NaAlO2 जो कि है सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्ट और साथ में वाटर निकल गया बाहर। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन water but some of these dissolved in water to form alkalis, ठीक है। मोस्टली क्या होंगे, जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड बने, आखिर कहां से बने ये मेटल के ऑक्साइड, जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तब बनाए मेटल ऑक्साइड। अब जब ये मेटल ऑक्साइड बने तो ज्यादातर मोस्टली क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे ये मेटल ऑक्साइड, पर कुछ सम आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ ऐसे भी हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और वाटर में सॉल्युबल होने के बाद क्या बनाते हैं, एल्कली, ठीक है। एल्कली क्या होते हैं, ये हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था, वो सभी बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर उन्हें हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करा के एल्कली बना देते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलो। कैसे करते हैं देखिए, Na2O, ये क्या है, Na2O सोडियम का ऑक्साइड। सोडियम क्या है हमारा, एक मेटल है, राइट। उस मेटल की जब हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन ने कंबाइन होके हमें दे दिया मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस सोडियम ऑक्साइड को वाटर में जब डाला तो ये क्या किया इसने, ये सॉल्यूबल हो गया पानी में, डिसॉल्व हो गया, जबकि
बहुत सारे, मोस्टली जो थे मेटल ऑक्साइड वो पानी के अंदर नहीं घुले, दे आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर, पर सोडियम ऑक्साइड जो था ये डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होके इसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम जानते किस नाम से हैं, पॉपुलर किस नेम से है, ये पॉपुलर है, फेमस है एल्कली के नेम से, किस नेम से, एल्कली के नेम से, राइट। तो बेसिकली हमने क्या बताया कि मोस्टली जो हैं हमारे मेटल ऑक्साइड वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, पर कुछ एक्सेप्शंस है ना, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व होके हमें क्या बना के देते हैं, एल्कली, ठीक है। इन अ सिमिलर वे पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो भी क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, राइट, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एल्कली, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी आपके मेटल ऑक्साइड की वाटर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, राइट, ये तो ऑब्वियस है, सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सेम रेट से, अब यहाँ पे रेट का क्या मतलब है, हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, किसका रिएक्शन, मेटल का ऑक्सीजन के साथ, जिससे वो बनाता है क्या, मेटल ऑक्साइड, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि रिएक्शन के होने की स्पीड क्या है, किस तेजी से वो रिएक्शन हो रहा है। सपोज आपने सोडियम लिया और आपने सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, आपने देखा कि रिएक्शन जो है ना मैम 2 मिनट में हो गया, ठीक है। अब वही मैंने बोला अब चलो पोटेशियम के साथ रिएक्शन करा दो, फिर आपने बोला मैम जब हमने पोटेशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया ना वो 4 मिनट में हुआ है, ठीक है। तो एक का रिएक्शन हुआ 2 मिनट में और दूसरे का हुआ 4 मिनट में, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा है, सोडियम। हम कहेंगे सोडियम का रेट, तेजी क्या है, जल्दी रिएक्ट करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो सभी जो मेटल्स है उनका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कोई जल्दी रिएक्ट करेगा, कोई थोड़ी देर में रिएक्ट करेगा, टाइम लेके रिएक्ट करेगा। तो वही कह रहे हैं ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट, सभी के सभी मेटल एक जैसी स्पीड के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं करेंगे, डिफरेंट रेट से रिएक्ट करेंगे। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सभी जो मेटल्स हैं अलग अलग, उनकी रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने की कैपेसिटी अलग अलग होगी ऑक्सीजन के साथ। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. ये क्या करते हैं, सोडियम Na एंड पोटेशियम के, ये विग्रसली यानी कि बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इनका रेट क्या है, बहुत हाई है रिएक्शन करने का। दे रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या करते हैं,
Sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. अगर इन्हें ओपन में रख देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये फायर लगाते हैं, आग लगा सकते हैं. तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे, राइट. हम ये तो नहीं चाहेंगे लाओ सोडियम लाके यहाँ रख दो, पोटेशियम रख दो, आग लग जाए यहाँ, नहीं. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? Hence, to protect them and prevent accidental fires, एक्सीडेंट से कहीं फायर आग ना लग जाए, प्रिवेंशन करने के लिए, बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं? They are kept immersed in kerosene oil. ठीक है. दो मेटल्स, कौन से हैं वो दो मेटल्स बताइए? सोडियम एंड पोटेशियम. इन दोनों मेटल्स को हम क्या करते हैं? इन्हें हम स्टोर करते हैं, मतलब संभाल के रखने के लिए. अभी यूज नहीं करना, रख दो स्टोर करके. वो स्टोर करने के लिए हम कैसे रखेंगे इन्हें? केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके, ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए. ये देखिए क्या है ये? सोडियम मेटल को हमने स्टोर किया है इस बॉटल के अंदर. स्टोर करते हुए क्या बात ध्यान दी कि इस सोडियम मेटल को हमने केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना है. ठीक है, क्योंकि ये वाइग्रेसली बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, आग लगा सकता है. इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए दे आर केप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. नेक्स्ट देखते हैं. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी मतलब रूम टेम्परेचर, द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. क्या करते हैं ये मेटल्स? स्लोली ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड. ठीक है, तो जब ये ऑक्साइड बनते हैं तो ये मेटल एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं. अब प्रोटेक्टिव क्यों यूज कर रहे हैं हम वर्ड? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो मेटल के ऊपर थिन लेयर बन जाती है एक बार ऑक्साइड की, तो वो उसे प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करती है फर्दर और ज्यादा ऑक्सीडाइज होने से. Iron doesn't burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner. Iron Fe जो है वो बर्न नहीं होता हीटिंग करने पे, जलाने पे, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, जो चूरा होता है उस आयरन का, वो रिएक्ट करता है जब वो स्प्रिंकल किया जाए फ्लेम ऑफ बर्नर के ऊपर, तो वो बर्न करता है विग्रसली, तेजी से. कॉपर डजंट बर्न बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड. कॉपर भी बर्न नहीं होता, जलता नहीं, लेकिन क्या बनाता है? कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर टू ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है, उसकी एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. सिल्वर और गोल्ड ऐसे स्पेशल मेटल्स हैं जो कितना भी टेम्परेचर हाई कर दे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते. नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरीके से जो हमारे अलग अलग मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. और जब एक मेटल ऑक्सीजन से जाकर मिलता है तब वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, राइट.
अब देखते हैं आखिर मेटल्स जो हैं ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolved in it further form metal hydroxide, but all metals do not react with water. सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, पर एक क्या बात यहाँ पे ध्यान देनी है सबसे पहले, वो ये मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो वाटर के साथ रिएक्शन के बाद बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड बना है, अगर ये बना हुआ मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल यानी कि डिसॉल्व किया जा सकता है पानी के अंदर, तो क्या करेगा, सॉल्यूबल होगा किसमें, वाटर में, और क्या बना देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपको कि जब आप मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ बच्चे, ठीक है, तो एक चीज हमने देख ली क्या, कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, पर वो मेटल ऑक्साइड क्या करता है, अगर वो सॉल्यूबल है तो वो मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो इस केस में क्या है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि डिफरेंट मेटल जो हैं वाटर के साथ तो रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, पर यहाँ एक पॉइंट हमारा आता है कंडीशन का। कंडीशन क्या, कि वो किस तरीके के वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है, या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है, या फिर ना कोल्ड ना हॉट, वो स्टीम के साथ रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें कंडीशन के ऊपर भी ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल, सोडियम पोटेशियम, ये दोनों किससे रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से। ठीक है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं, भयंकर रिएक्शन करके निकालते हैं। क्या बनेगा, in case of sodium and potassium the reaction is so violent, इतनी ज्यादा खतरनाक रिएक्शन है, and exothermic, exothermic का मतलब बहुत बारी बताया है बच्चे, एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो का मतलब बाहर और थर्मिक का मतलब हीट। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हीट इवॉल्व करती है, हीट को बाहर निकालती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। ओहो, क्या होता है, सोडियम को पानी में डालते ही इतनी जल्दी रिएक्शन होता है कि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है। अब जब वो सोडियम पानी के अंदर जाता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करता है।
तो क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, बहुत हाई अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा बच्चे, जो ये हाइड्रोजन हमारी गैस बनती है, ये जैसे ही प्रोड्यूस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये इमीडिएटली फायर कैच कर लेती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पोटेशियम को जैसे ही हमने वाटर में डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, H2 गैस, और साथ में इवॉल्व हुई काफी सारी हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी ने क्या किया, जो हाइड्रोजन गैस बनी उसमें आग लगा दी। इमीडिएटली हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर लेगी। जैसे कि यहाँ देखिए, हमने डाला सोडियम मेटल पानी के अंदर, जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आया वैसे ही आपको फायर निकलती हुई दिखेगी। कैसे निकली वो फायर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न हुई। जैसे ही रिएक्शन हुआ ना, किसका, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन हमने कराया, बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ रिएक्शन में, ये क्या थी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सारी हीट एनर्जी भी इसने निकाली। वो हीट एनर्जी, उस हीट ने क्या किया, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई उसमें आग लगा दी। इमीडिएटली हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, इसीलिए ही क्या दिख रहा है हमें, फायर दिख रही है। जैसे ही सोडियम को पानी में डाला, आग लग गई। ठीक है, क्यों लग गई, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन गैस ने इमीडिएटली फायर कैच कर ली। आगे चले, ये तो था बच्चे किसका केस, दो मेटल्स का, सोडियम पोटेशियम, दोनों ने ही रिएक्शन करी कोल्ड वाटर के साथ। अब आगे चलते हैं, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो उतना वायलेंट रिएक्शन, भयंकर रिएक्शन नहीं देता जैसे सोडियम और पोटेशियम देते हैं। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। आग तो नहीं लगने वाली, किसकी तरह, जैसे सोडियम और पोटेशियम ने आग लगा दी पानी में जाते ही, ऐसे कैल्शियम में नहीं होने वाला। क्या हुआ, कैल्शियम का रिएक्शन हमने कराया वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, देखो कैल्शियम गया वाटर के अंदर, और ये कैल्शियम जब वाटर के अंदर जाता है तब आप देखेंगे कि ये फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, जैसे ही कैल्शियम पानी के अंदर डुबकी मारेगा, तैरना शुरू कर देगा, फ्लोट करना शुरू कर देगा। कैसे, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे जाके बैठ जाएगा, घुल जाएगा। बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। क्या होता है, जैसे हम कैल्शियम को वाटर में डालते हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन रही है। तो ऐसा होने से क्या होता है, जितनी भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स, बुलबुले बनते हैं, वो सभी जो हैं चिपक जाते हैं कैल्शियम के साथ, कैल्शियम मेटल के साथ, और वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है फ्लोट करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने क्या क्या देखा, सोडियम कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और कैल्शियम कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ तो मैग्नीशियम रिएक्ट करने से रहा। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर to form magnesium hydroxide and hydrogen. It also start floating to the bubbles of hydrogen gas
sticking to its surface. मैग्नीशियम जो है ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है जब रिएक्ट करता है आपके वाटर के साथ। पर ये क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो थे ये तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे रहे थे, पर मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। अब भाई कुछ खास ऐसे मेटल्स आ गए जो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करने वाले। कोल्ड की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने कोल्ड के साथ ही रिएक्ट कर दिया, कोल्ड वाटर के साथ ही, है ना। देन मैग्नीशियम का केस देखा, मैग्नीशियम ने बोला भाई ठंडे पानी से तो बात नहीं बनेगी, हॉट वाटर ले आइए तभी रिएक्शन दिखाऊंगा। तो ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन दे दी। अब कुछ ऐसे भी स्पेशल लोग हैं जो कह रहे हैं ना तो कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर के साथ हम कोई रिएक्शन आपको देने वाले। अब ये क्या करेंगे? दे रिएक्ट विद स्टीम। ये कहते हैं स्टीम की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेंगे, कोल्ड और हॉट वाटर तो हमें नहीं चलेगा। तो ये क्या करेंगे? स्टीम की प्रेजेंस में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम जो है वाटर से रिएक्ट करके बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। तो ये क्या है? ये जो वाटर है ना, वाटर, यहां ध्यान दीजिए, यहां, इधर उधर नहीं, इधर। क्या? इधर चलिए जरा, वापस चलिए। ये देखिए इस H2O के ब्रैकेट में क्या है बताइए जरा, क्या लिखा गया है इस H2O के साथ? फिजिकल स्टेट लिखी गई है। तो यहां पर तो फिजिकल स्टेट लिक्विड है, लिक्विड, क्योंकि कोल्ड वाटर यूज करा। ऐसे ही जब कैल्शियम का केस है वहां भी कोल्ड वाटर था, लिक्विड था ना। एंड ऑल्सो फॉर मैग्नीशियम हॉट वाटर यूज कर रहे हैं, वहां पे भी वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में था। पर जैसे ही हम आए एल्यूमिनियम और आयरन के पास, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ना तो हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ H2O के ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, कौन सी फिजिकल स्टेट है? गैसियस। क्योंकि हम यहाँ पर मेटल, एल्यूमिनियम और आयरन जो मेटल हैं, इनका रिएक्शन करा रहे हैं स्टीम के साथ। H2O इन गैसियस स्टेट, स्टीम के साथ रिएक्शन दे रहे हैं टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मतलब मेटल के ऑक्साइड, और साथ में प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. कुछ तो ऐसे हैं जो रिएक्ट बिल्कुल करते ही नहीं है। वो कौन है? लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है। अब एक बारी जो बच्चे हमने ये चीज डिस्कस करी, क्या चीज? कि एल्यूमिनियम और आयरन जो हैं दे विल नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। इन्हें क्या चाहिए? स्टीम चाहिए, H2O गैसियस चाहिए, वेपर्स चाहिए रिएक्ट करने के लिए, राइट। तो देखते हैं कि जो ये है ये प्रोसेस कराएंगे हम कैसे। तो यहाँ सेटअप देखिए, हमने क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब लेके उसे ऐसे इन्वर्टेड हमने लगाया, और एक ना ग्लास वुल करके हमारे पास एक वुल होती है, उसको सोक करा है वाटर में।
वाटर में सोक क्यों करा? क्योंकि वाटर में सोक होगा तभी तो उस वाटर को हीट करके वेपर यानी कि स्टीम बनाई जाएगी, राइट? वो ले लिया। बीच में यहाँ सेंटर में हमने लेना है अपना मेटल, ठीक है, मेटल ले लेंगे, जो भी मेटल है। देन हम इसे हीट करेंगे मेटल को और यहाँ से स्टीम। तो ये स्टीम क्या करेगी? मेटल के साथ रिएक्ट करेगी और फॉर्म होगी, निकलेगी एक गैस, जिसे हमने वाटर के थ्रू पास करके बबल्स बना दिए। वो गैस कौन सी निकली? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे? एल्यूमिनियम और आयरन जो थे दे विल रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कि लिक्विड स्टेट में वाटर के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। पहले क्या देखा? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए। देन हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, राइट? अब हम कहाँ आ गए? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर ये याद हो तो ये हमने एसिड बेसिस में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था कि एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल का सॉल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म अ सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। देन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड H2 गैस विल बी इवॉल्व्ड। जिंक मेटल जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट का हमारा मेटल सॉल्ट बन गया, अलॉन्ग विद इट हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो गई। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा उस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। It is because HNO3 is strong oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या कराता है? ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, राइट? जब पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वहीं पे देखे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? वो एजेंट, एजेंट मतलब LIC एजेंट का काम है LIC बेचना, राइट? पॉलिसी बेचना। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडेशन करवाना। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? नाइट्रिक एसिड। अब ये क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन? इट ऑक्सीडाइजेस H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO, NO2। ठीक है, इस नाइट्रिक एसिड का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसे ऑक्सीडेशन करानी है। तो ये क्या करेगा? ये खुद तो आपका बच्चे रिड्यूस हो जाएगा किस में? N2O गैस में या फिर NO गैस में या फिर NO2 गैस बना लेगा, और जो H2 प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन गैस बनी उसे ऑक्सीडाइज करा देगा किस में? वाटर में। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। ये भी एक्सेप्शन हो गई। मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं ये इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं विद वेरी डाइल्यूट HNO3। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया?
ये एग्जाम्पल देखा, जिंक का रिएक्शन विद H2SO4, राइट। तो हमने क्या किया है, जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए, जिंक मेटल डाला किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है। हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं, क्योंकि जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाता है जिंक सल्फेट सॉल्ट, साथ में हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं। इसे हमने डिलीवरी ट्यूब से पास करना है वाटर के अंदर। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जब इसके पास हम लेके जाएंगे क्या, बर्निंग कैंडल, तो क्या होगा, इट विल बर्न विद ए पॉप साउंड, पॉप साउंड आएगा, ठीक है। वो उससे क्या पता चलेगा कि ये गैस हाइड्रोजन है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ए पॉप साउंड। नेक्स्ट चलते हैं, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर हम अलग अलग मेटल्स को लेंगे और उन्हें एसिड के अंदर डालेंगे, क्या करेंगे, सपोज ये करना है, टेस्ट ट्यूब ली, HCl लिया डाइल्यूट, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे डिफरेंट मेटल्स, ठीक है बच्चे। सपोज मैं मेटल्स को M लिख रही हूं, अभी मेटल्स M, ये रिएक्ट करते हैं एसिड HCl के साथ और बनाएंगे मेटल का सॉल्ट। अब वो कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए आई एम जस्ट राइटिंग MCl, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है H2, ठीक है। तो इसके बबल्स हमें फॉर्म होते हुए दिखेंगे, राइट। जब हम टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अलग अलग मेटल्स डालेंगे एक एक करके, तो हमें क्या दिखेगा, रिएक्शन हो रही है मेटल की एसिड के साथ, मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। वो बनने वाली हाइड्रोजन गैस के हमें बबल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो बबल्स की फॉर्मेशन की बात हो रही है, दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वॉज फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल के केस में वो बबल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, ज्यादा हाइड्रोजन बन रही है, फटाफट फास्ट रिएक्शन कर रहा है कौन, मैग्नीशियम मेटल आपकी एसिड के साथ। The reaction was also most exothermic in case, हीट भी इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक किसमें था, मैग्नीशियम के केस में। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहां से दिया गया, MgAl एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन। ये क्या है, ये है रिएक्शन विद एसिड। जब हमने कराया रिएक्शन विद एसिड, तो उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। यानी कि सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम मेटल, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक एंड लास्ट में आयरन। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature was also remained unchanged. एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, तो हीट इवॉल्व होके हमें फील होगी ना कुछ गर्माहट की, टेम्परेचर चेंज हुआ है। जब हमने कॉपर का रिएक्शन कराया, कॉपर को ऐड किया यहाँ HCl में, तो क्या हुआ, ना तो हमें कोई बबल्स बनते हुए दिखे, राइट। तो हमने बोला बबल्स नहीं बन रहे, हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, टेम्परेचर के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हुआ, राइट, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यहां से क्या पता चलेगा, दिस शो दैट कॉपर डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। यहां से हमें पता चला कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट। एक मेटल का किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन,
reactive metals can displace less reactive metal from the compounds in solution or molten form. अगर एक मेटल A है वो रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन किसी और मेटल B के साथ, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A और मेटल B निकल जाएगा। ये किस केस में होगा, अगर जो मेटल A है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, देन मेटल B, ठीक है, तभी तो वो उसे उसके सॉल्ट के अंदर से डिस्प्लेस कर पा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाता है तो बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, और कुछ समय के बाद जब हम इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आयरन नेल डालते हैं, कुछ टाइम के बाद इसका कलर बदल जाता है और ग्रीन हो जाता है। वहीं से हमें क्या पता चलता है कि कोई रिएक्शन तो हुई है क्योंकि कलर चेंज हुआ है। ये देखिए, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल डाली सिल्वर कलर की बिफोर, अब आफ्टर क्या है, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो गया, और साथ ही में कॉपर मेटल जो था वो आयरन के ऊपर उसने अपनी रेडिश ब्राउन लेयर बना ली। अब ऐसा जो है देखिए क्यों हुआ, पहली बात क्या हुआ, मेटल ए, मेटल आयरन ने सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर मेटल बी, कॉपर बी है यहाँ पे, उसके अंदर से बना डाला सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, राइट, आयरन का सॉल्यूशन बन गया, आयरन का सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, साथ में मेटल बी जो था कॉपर उसे बाहर निकाल दिया। अब ऐसा कब होगा बच्चे, सपोज ये जो है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कौन, कॉपर और सल्फेट, तभी तो सॉल्ट बना के सॉल्यूशन में बैठे थे आराम से, राइट, इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, साथ साथ प्यार से रहते थे दोनों फ्रेंड्स। अब ये जो आयरन है ये आया कहाँ, कॉपर के पास, इसने बोला कि तुम सल्फेट का हाथ छोड़ दो, अब मैं इसके साथ रहूंगा आयरन सल्फेट बना के, ठीक है। अब आयरन जो था उसने कॉपर को बोला जाने को, अब कॉपर के पास हैं दो रास्ते, या तो पतली गली से निकल लो या फिर फाइट करो आयरन के साथ, ओके। अब क्या है, जो आयरन है ये तो है स्ट्रॉन्ग, खली जितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग आयरन है, ठीक है, वहीं जो कॉपर था ये था छोटा सा टाइनी माइनी। अब ये कॉपर जानता था क्या, कि मैं आयरन से नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों नहीं लड़ पाएगा, क्यों फाइट बैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी आयरन की ज्यादा है कॉपर से, कॉपर से आयरन स्ट्रॉन्ग है, तो कॉपर जानता था कि मैं फाइट बैक नहीं कर सकता, इसीलिए कॉपर चुपचाप पतली गली से निकलना ही पसंद करेगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है। अब ये बात आती है बच्चे कि कोई सॉल्ट, कोई भी हमारे पास एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है और उसमें हमने दूसरा मेटल जब डाला, राइट, अब वो मेटल जो हमने डाला वो क्या सॉल्ट में प्रेजेंट मेटल को डिस्प्लेस करेगा, अपनी जगह से हटाएगा या फिर नहीं, है ना, दो ही चीजें हैं, या तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा, या फिर नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को डिसाइड कौन करेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगी या फिर नहीं होगी मेटल की, ये हमें बताती है रिएक्टिविटी सीरीज। द रिएक्टिविटी सीरीज,
The reactivity series is the list of metal arranged in order of their decreasing activities. ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये हमें बताती है डिफरेंट एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है. ठीक है, ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज बताती है. तो इस रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई मेटल जो है वो मेटल सॉल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस करेगा या फिर नहीं करेगा. जैसे कि हमने आयरन और कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज पे जाकर हमें उनसे पूछना पड़ेगा क्या आयरन कॉपर को लात मार के बाहर निकाल पाएगा या फिर नहीं. क्या आयरन है स्ट्रॉन्गर देन कॉपर इन रिएक्टिविटी या नहीं, ये पूछना पड़ेगा. तो देखते हैं आयरन कहाँ है, देन कॉपर कहाँ है. ठीक है बच्चे, डिक्रीज हो रही है अप टू डाउन रिएक्टिविटी, तो यहां से आयरन ऊपर आता है कॉपर से, तो हमें पता चल गया क्या, आयरन इज मोर रिएक्टिव. तो यहां से हमें क्या पता चला, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. किसने बताया हमें ये, रिएक्टिविटी सीरीज ने बताया. क्योंकि आयरन रिएक्टिव ज्यादा है कॉपर से, तो ये कॉपर को भगा सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो ये बना देगा आयरन सल्फेट और कॉपर. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, राइट. मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ. डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमने देखे मेटल्स के. आगे का जो पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हैं हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे, वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्साइटिंग लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ग्रो करते रहिए. बाय बाय.